हेलो लिसनर, आपका स्वागत है एफएम स्टोरी यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर न्यू न्यू नॉवल का ऑडियो बुक आता रहता है। फैंटेसी, कॉमेडी, ड्रामा सबका। अगर आपको कहानी पसंद आता है तब प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम फिर से सुनने जा रहे हैं सुपर मार्शल गॉड का न्यू एपिसोड। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं सुना है तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाकर सुन सकते हैं। कुछ कुछ एपिसोड और ऐसा भी रहता है तो मैं उसको दूसरे चैनल पर अपलोड कर देता हूँ और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप सुनना चाहते हैं तो जाकर सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सुपर मार्शल गॉड का अगला एपिसोड। तो उससे पहले डिस्क्लेमर आप सुन लीजिए। डिस्क्लेमर। यह चैनल केवल मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के उद्देश्य से ऑडियो बुक प्रस्तुत करता है। यहाँ प्रस्तुत सभी कहानियां, पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं और लेखक की कल्पना का परिणाम है। इनका उद्देश्य किसी जाति, धर्म, परंपरा या किसी व्यक्ति विशेष की भावनाओं को आहत करना नहीं है। कृपया ध्यान दें कि कुछ ऑडियो कंटेंट में 18+ सामग्री भी हो सकती है, जो केवल वयस्कों के लिए उपयुक्त है। दर्शकों से अनुरोध है कि इसे अपनी विवेकशीलता और आयु समूह के अनुसार सुनें। मैं तुम्हें एक औसत शुद्ध खून वाले डिवाइन फिनिक्स के विशाल आकार का वर्णन कर सकता हूं, लेकिन अगर एक आधे खून के आकार को देखकर तुम्हारी यह प्रतिक्रिया है, तो मैं सोच भी नहीं सकता कि शुद्ध खून का आकार सुनने पर तुम्हारी क्या हालत होगी। इसलिए फिलहाल मैं तुम्हारी आत्मा को झटका देने से बचता हूं। अर्जुन अपनी सोच से बाहर आया जब उसने उस सुनहरे बालों वाले परवर्ट की सूखी आवाज सुनी। उसे थोड़ी निराशा हुई जब उसने सुना कि लोकी शुद्ध खून वाले डिवाइन फीनिक्स के आकार का खुलासा नहीं करेगा, लेकिन उसने जल्दी ही इसे नजरअंदाज कर दिया। जितना भी उसे यह मानने में नफरत थी कि उसने सुनहरे बालों वाले परवर्ट पर थोड़ा सा भी भरोसा किया, उसे पता था कि लोकी के पास यह जानकारी छुपाने का कोई ठोस कारण जरूर होगा। कम से कम यही अर्जुन उम्मीद कर रहा था कि लोकी की सोच होगी। अगर ऐसा हुआ कि वह सिर्फ उसके साथ खेल रहा था, तो अर्जुन की आंखों में एक अदृश्य अंधकार उभरने जैसा हुआ, जो तुरंत गायब हो गया। खैर, बस इतना कह सकता हूं कि मैं उस सुनहरे बालों वाले परवर्ट को पूरा हिसाब चुकता कर दूंगा। उसने हल्के से अपने कंधे उचकाए और फिर लोकी की तरफ ध्यान लगाया। लोकी ने अपनी पीठ पर हल्की सी सिहरन महसूस की और अर्जुन की उस अजीब घटना को नोट किया। वह एक नश्वर के बारे में थोड़ा उलझन में था, जो उसमें इस तरह की प्रतिक्रिया जगा सकता था, लेकिन उसने फिलहाल इसे नजरअंदाज करने का फैसला किया। आखिर उसे एक नश्वर से डरने की क्या जरूरत थी? मैं तुम्हें ऑर्डर ऑफ द इटर्नल फ्लेम के बारे में थोड़ा और बताऊंगा। यह जानकारी जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, तुम्हारे भविष्य के कदमों को तय कर सकती है। इसे सुनने से पहले ध्यान रखना, मैं तुम्हें इस चर्चा से पीछे हटने का विकल्प दूंगा, अगर तुम चाहो। लोकी ने यह बातें एक दयालु मुस्कान के साथ कहीं, लेकिन उसकी पन्ना जैसी आंखों में एक चालाक चमक छिपी हुई थी, क्योंकि वह पहले से जानता था कि अर्जुन का जवाब क्या होगा। लोकी को अपने पढ़ने की क्षमता पर बहुत विश्वास था और अपनी इस तीक्ष्ण प्रवृत्ति के साथ उसे पहले से अर्जुन की प्रकृति का अंदाजा हो गया था। यह सवाल भी कोई सवाल है? सुनहरे बालों वाले परवर्त, अर्जुन ने तंज भरे लहजे में कहा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने लोकी को वही नाम बुलाया है जो वह अपने दिमाग में उसे कह रहा था। तुम्हें पहले से ही पता होना चाहिए कि ऐसे बेकार सवाल का मेरा जवाब क्या होगा, उसने सपाट लहजे में कहना शुरू किया। फिर अचानक उसे एहसास हुआ, उफ! अर्जुन को सच में अपनी बेफिल्टर जुबान से नफरत होने लगी थी। लोकी के सिर पर एक बड़ी नस फड़क उठी जब उसने वह अपमानजनक शब्द सुना जिससे उसे बुलाया गया था। तुम्हें पता है कि मुझे इस शब्द का मतलब पता है ना? उसने एक दयालु लेकिन कांपती मुस्कान के साथ पूछा। कोई जवाब नहीं दोगे? लोकी की झुंझलाहट साफ झलक रही थी। एक बार फिर उसके मन में इस नासमझ इंसान को थोड़ी अक्ल सिखाने की इच्छा जाग उठी। मुझे तुम्हारा नाम पता है, ऐसा तो है नहीं, है ना? अर्जुन ने एक थके हुए अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने पूरी बातचीत के दौरान
एक दूसरे से बुनियादी शिष्टाचार तक साझा नहीं किए थे। लोकी तुरंत अर्जुन की कोई भी बहाना बनाने की कोशिश को खारिज करने वाला था, लेकिन फिर उसने उसकी बात सुनी। यह तो सही बात है, लेकिन मैं उसे यह कभी नहीं बताऊंगा। लोकी के लिए एक बहुत अच्छा शब्द था। वह क्या था? टिसेंडियार। हाँ, अब याद आया। वह एक पक्का त्सुंदेरे था। मुझसे बहस मत करो नश्वर, उसने थोड़े शर्मिंदा चेहरे के साथ कहा। वह कभी स्वीकार नहीं करेगा कि एक साधारण इंसान ने उसे ऐसी घोषणा से चौंका दिया था। अर्जुन लोकी की इस देवता जैसी मोटी चमड़ी पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। क्या यह थोड़ा परेशान करने वाला नहीं है कि मुझे तुम्हें नश्वर कहना पड़े और तुम्हें मुझे जो मन करे वह कहना पड़े? क्यों ना हम बस साधारण शिष्टाचार का आदान प्रदान कर इसे निपटा दें। अर्जुन ऐसा इंसान नहीं था जो शब्दों की लड़ाई में हार मान ले। उसकी तेज दिमागी और तर्क वितर्क करने की क्षमता उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। लोकी समझ गया था कि अर्जुन क्या कहना चाह रहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे यह पसंद आया हो। फिर भी उसे लगा कि इस अज्ञानी नश्वर को अपने दिव्य जन्मनाम के बारे में बताने में कोई नुकसान नहीं है। आज मैं बहुत दयालु महसूस कर रहा हूं। मुझे इस मूर्ख इंसान को अपने महान नाम के बारे में बताने में कोई आपत्ति नहीं है। उसकी नाक आसमान की तरफ उठ गई और उसके चारों ओर घमंड का एक ठाठे मारता हुआ माहौल फैल गया। लोकी का यह घमंड इतना ज्यादा बाहर आ रहा था कि थॉर तक अपने भाई से निकल रहे अहंकार को महसूस कर सकता था। मेरा भाई हमेशा खुद से इतना प्रभावित क्यों रहता है? मेरे पास युद्ध के पहलू में आंशिक दिव्यता है, फिर भी मैं उससे ज्यादा घमंडी नहीं हूं। थॉर भले ही इस चर्चा में बहुत सक्रिय न था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह इसे पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा था। आखिर इस पॉकेट डायमेंशन में बहुत बोरियत होती है ना? लगता है कि त्सुंदेरे स्वभाव इन दोनों भाइयों के खून में गहराई तक बसा हुआ है। ध्यान से सुनो नश्वर, क्योंकि मैं खुद को दोबारा नहीं दोहराऊंगा। लोकी की तिरस्कार भरी आवाज गूंजी जब वह अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। वह सीधे खड़ा हो गया और अपनी नाक आसमान की तरफ उठाई। फिर एक गर्व भरे धीमे स्वर में बोला, मेरा नाम लोकी है। उसके चेहरे पर एक प्रकार का दिव्य आनंद साफ झलक रहा था। रा रा आकाश मानो उसके नाम के साथ प्रतिध्वनित हो रहा हो, जैसे किसी दिव्य देवता के आगमन की घोषणा हो रही हो। कम से कम लोकी को तो ऐसा ही लगा। हकीकत में जब उसने अपना नाम घोषित किया तो कोई दिव्य धुन नहीं बजी। बस उसके इस अजीब पोज के बाद चारों तरफ सन्नाटा छा गया। वह बस अजीब तरह से वहां खड़ा था, ऐसा दिखाते हुए मानो वह खुद को अस्तित्व का शिखर समझ रहा हो। अर्जुन और थॉर दोनों ही इस हास्यास्पद दृश्य को खाली चेहरे से देख रहे थे। इसकी जबरदस्त परवर्टनेस ने जरूर इसके दिमाग के सेल्स जला दिए होंगे। क्या हम वाकई भाई हैं? दोनों ने एक साथ सोचा। अर्जुन और लोकी दोनों इस हास्यास्पद दृश्य को उलझन भरे चेहरों के साथ देख रहे थे। इसकी परवर्त हरकतों ने जरूर इसके दिमाग को गड़बड़ा दिया है। क्या हम सच में किसी भी तरह से रिश्तेदार हैं? दोनों ने एक साथ सोचा। हाँ, जो भी हो महाराज, मेरा विनम्र नाम अर्जुन है, एक उदासीन आवाज गूंजी। अर्जुन की लंबी आकर्षक काया ने अपनी आंखें घुमाईं और फिर थोड़ा मजाकिया अंदाज में झुककर सलाम किया। उसने लोकी की पूरे अहंकारी नाटक को महज एक बड़ा मजाक समझा। लोकी की पलकों में हल्की हरकत हुई जब उसने अर्जुन के व्यंग्य को महसूस किया, लेकिन क्योंकि वह आज खुद को बेहद पवित्र और उदार महसूस कर रहा था, उसने इस अज्ञानी नश्वर को माफ करने का फैसला किया। मैं सचमुच सबसे दयालु देवता हूं। उसके विचार लगभग जाहिर हो गए, क्योंकि वातावरण में उसका अहंकारी आभा फिर से फैलने लगी। यह खलल उस अनजान से दिखने वाले लाल दानव के ध्यान से बच नहीं सकी। वह इस समय महज एक दर्शक की तरह बर्ताव कर रहा था। मेरा भाई इतना आत्ममुग्ध क्यों है? एक देवता के लिए भी उसका अहंकार थोड़ा ज्यादा ही है। थॉर ने गहरी थकी हुई सांस ली और अविश्वास में हल्के से अपना सिर हिलाया। उसने अपनी नजरें वापस उस बातचीत पर टिकाईं जो उसके भाई और अर्जुन के बीच चल रही थी। एक चर्चा जो आखिरकार थोड़ी आगे बढ़ती दिख रही थी। थॉर बातचीत की धीमी गति से थोड़ा अधीर हो रहा था। तो तुम्हारा नाम अर्जुन है? हाँ।
लोकी के चेहरे पर एक विचारशील अभिव्यक्ति उभरी, जैसे वह इस नश्वर के नाम पर सोच विचार कर रहा हो। कुछ सेकंड तक सोचने के बाद उसने उलझन भरे चेहरे के साथ एक सवाल पूछा, तुम्हारे नाम का मतलब क्या है? मुझे ऐसा नाम कभी सुनाई नहीं दिया, और मैंने जितने लोग देखे हैं उतने सेकंड भी तुमने नहीं जिए होंगे। उसने सच में अर्जुन जैसा नाम पहले कभी नहीं सुना था। उसके अनुसार यह एक बहुत ही अजीब और विचित्र नाम था। अर्जुन ने लोकी का सवाल साफ साफ सुना, लेकिन वह खुद भी इसका जवाब नहीं जानता था। उसका नाम उसके माता पिता से जुड़ी उसकी पिछली जिंदगी की एकमात्र निशानी थी। अनाथालय के देखभाल करने वालों ने उसे बताया था कि उसे बड़े ही सजावट वाले टोकरे में अनाथालय के दरवाजे पर छोड़ा गया था, और उस टोकरे पर एक नाम की पट्टी लगी थी जिस पर बड़े अक्षरों में अर्जुन लिखा था। इसलिए अनाथालय के देखभाल करने वालों ने स्वाभाविक रूप से मान लिया कि यही उसका नाम है, और तब से उन्होंने उसे इसी नाम से बुलाना शुरू कर दिया। अगर उससे पूछा जाए कि वह अपने नाम के बारे में क्या सोचता है, तो वह कहेगा कि उसे इस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे लगता था कि अर्जुन नाम की एक खास गूंज थी। उसे सच में यह नाम बुरा नहीं लगता था। इस नाम में एक प्रकार का प्रभावशाली स्वर छिपा हुआ था जिसे वह काफी पसंद करता था। अगर वह कभी अपने माता पिता से मिलता तो शायद उनसे पूछता कि उसके नाम का मतलब क्या है, लेकिन जब तक वह असंभव घटना नहीं होती, वह अपने नाम के मतलब के बारे में अंधेरे में ही भटकता रहेगा। तुम फिर से खो क्यों गए नश्वर? तुम इतनी आसानी से विचारों में खो जाते हो। लोकी के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक चिंता उभर आई। उसने अर्जुन को उसकी तंद्रा से बाहर लाने के लिए फिर से अपने हाथ हिलाने शुरू कर दिए। एक छोटी सी चाल जो आश्चर्यजनक रूप से काम कर गई। अर्जुन अपनी सोच से बाहर आया और उसने देखा कि उसके सामने फिर से एक बंदर नाच रहा है। यह सुनहरा परवट हमेशा अपने हाथ क्यों फड़फड़ाता रहता है? मुझे सच में इसके मानसिक स्वास्थ्य की चिंता हो रही है। उसने लोकी को देखकर एक दया भरी नजर डाली। यह इंसान फिर से मेरा मजाक उड़ा रहा है ना? लोकी ने चिढ़े हुए चेहरे के साथ सोचा। हाल ही में लोकी के चेहरे पर चिढ़ की अभिव्यक्ति काफी आम हो गई थी। जो भी हो, अब जब हमारे औपचारिक परिचय खत्म हो गए हैं, तो चलो अब मुख्य मुद्दे पर वापस आते हैं। उसका चिढ़ा हुआ चेहरा एक गंभीर अभिव्यक्ति में बदल गया। मेरा नाम अर्जुन है, नश्वर नहीं, लेकिन हां, मैं सहमत हूं। हमें ऑर्डर ऑफ द इटर्नल फ्लेम पर और चर्चा करनी चाहिए, उसने उसी ठंडे स्वर में जवाब दिया। लोकी ने अर्जुन के स्वर में छिपी व्यंग्यात्मकता को भांप लिया, लेकिन उसने फिलहाल इसे नजरअंदाज करने का निर्णय लिया। हालांकि इससे उसके माथे पर एक बड़ी नस फूलने से नहीं रुकी जब उसने बोलना शुरू किया। ऑर्डर ऑफ द इटर्नल फ्लेम डिवाइन फीनिक्सेस के वंशजों से बनी है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। इसमें बेहद पुराने और बेहद शक्तिशाली राक्षस भी शामिल हैं, जिन्होंने अनगिनत वर्षों में इस संगठन से जुड़ने का फैसला किया। अर्जुन की प्रत्याशा भरी अभिव्यक्ति अद्वितीय थी, क्योंकि वह पूरे ध्यान से सुन रहा था। वह एक भी विवरण चूकना नहीं चाहता था। ये पुराने राक्षस हर कल्पनीय जाति से संबंधित थे और जीवन के हर रास्ते से आए थे। इन सभी भटके हुए साधकों में जो एकमात्र चीज समान थी, वह उनकी अपार शक्ति थी। लोकी ने कहना शुरू किया। कोई भी नहीं जानता कि कब ये एकल साधक ऑर्डर ऑफ द इटर्नल फ्लेम में शामिल होने लगे। यह अचानक शुरू हुआ, और यह प्रवृत्ति इतनी तेजी से फैली जितनी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वे झुंड के झुंड उस अभिशप्त संगठन की ओर खींचने लगे। किसी भी परागोन देवता ने अपनी सारी शक्ति के बावजूद इस उभार को रोकने की जहमत तक नहीं उठाई। लोकी का निरुत्साहित स्वर थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया जब वह अपने कथन के अंतिम भाग पर पहुंचा। ऑन ऑर्डर ऑफ द इटर्नल फ्लेम के प्रति उसकी घृणा पूरी तरह स्पष्ट थी। हालांकि अर्जुन को उनके रिश्ते की सही परिस्थितियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन वह जानता था कि यह कोई ऐसा रिश्ता होगा जो स्थायी दुश्मनी में बदल चुका था। उसने फिलहाल लोकी के उथल पुथल भरे रिश्तों पर विचार न करने का फैसला किया और इसके बजाय अपनी पूरी ध्यान कहानी पर केंद्रित कर दिया। लोकी का गुस्सा जल्दी शांत हो गया
और उसके चेहरे पर एक शांत अभिव्यक्ति छा गई। उसने अपने एकालाप को जारी रखा। ऑर्डर ऑफ द इटर्नल फ्लेम की ताकत इतनी बढ़ गई कि वे गॉड्स डोमेन पर शासन करने वाले अटमोस्ट पैरागॉन गॉड्स के साथ मुकाबला करने में सक्षम हो गए। इस स्तर की शक्ति केवल उनके अनगिनत भटके हुए साधकों की विशाल संख्या के कारण ही संभव हो पाई। गॉड्स डोमेन के किसी भी नेता के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वे इस विशाल बल के खिलाफ कुछ कर सकें जो उनकी अपनी ताकत को टक्कर दे रहा था। अगर वे ऐसा करते भी तो उन्हें अपने सैनिकों की एक बड़ी संख्या को बलिदान करना पड़ता, वो भी बहुत कम लाभ के लिए। यह कोई ऐसा विकल्प नहीं था जिसे एपेक्स फिगर्स कभी स्वीकार्य मानते। इसलिए एक बढ़ती ताकत से लड़ने के बजाय उन्होंने एक अधिक निष्क्रिय मार्ग अपनाने का विकल्प चुना। लोकी के मुंह से एक आह लगभग निकल ही गई जब वह एक बेहद शर्मनाक हिस्से के करीब पहुंचा। यह ऐसा भाग था जो सभी देवताओं की प्रतिष्ठा पर धब्बा था। अर्जुन इस बात को तुरंत भांप गया। वह खुद इस बात का अंदाजा लगा सकता था कि यह बातचीत किस दिशा में जा रही थी। तुम्हारा मतलब है कि आप सभी शक्तिशाली देवता बस आराम से बैठे रहे और कुछ भी नहीं किया? क्या मेरा अनुमान सही है? एक उबाऊ स्वर गूंजा, क्योंकि अर्जुन अपने स्पष्टवाद में थोड़ा साहसी हो गया था। उसे कायरों से बेहद नफरत थी। अगर आपके पास एक ऐसी ताकत से लड़ने की शक्ति है जो आपसे कमजोर है और फिर भी आपने कुछ नहीं किया, तो आप शिखर पर हैं ही क्यों? इन तथाकथित देवताओं के प्रति उसकी नफरत उसके बर्ताव में साफ झलक रही थी। उसे लगता था कि ये एक दिलचस्प समूह हो सकते हैं जिन्होंने अकल्पनीय स्तर की शक्ति प्राप्त की है, लेकिन अब वह मानने लगा था कि ये सिर्फ ढाल वाले कछुए हैं जिनके आंकड़े ऊंचे हैं। अर्जुन के लिए ऐसे लोग बेकार कचरे से ज्यादा कुछ नहीं थे। लोकी अर्जुन की इस बेबाकी पर हैरान रह गया। क्या यह इंसान किसी चीज से डरता नहीं है? एक देवता के बारे में ऐसे बात करना सीधे नरक का रास्ता है। और फिर भी उसने इसे इतनी लापरवाही से कहा, जैसे कि जिन देवताओं की वह बात कर रहा था उनमें से एक ठीक उसके सामने खड़ा नहीं था। वह अचंभे में रह गया, जैसे वह अर्जुन को एक नए विचित्र प्राणी की तरह विश्लेषण कर रहा हो। वह प्राणी जिसे सुनहरे बालों वाले विक्षिप्त व्यक्ति द्वारा दी जा रही टटोलती निगाहों की कोई परवाह नहीं थी, अपने ध्यान को एक और महत्वपूर्ण विषय पर केंद्रित करने लगा। तो आपने प्राचीन संगठन को अपने ऊपर हावी होने देने के बाद क्या किया? एक जिज्ञासु स्वर गूंजा और उसके चेहरे पर उत्सुकता उभर आई। जितना वह लोकी की मूर्खताओं पर हंसना चाहता था, वह जानता था कि उसे ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि वह भालू पलटकर वार करे और उसका अंत शीघ्रता से कर दे। लोकी अपनी तंद्रा से बाहर आया और उसने अर्जुन की आंखों में स्पष्ट झिझक को देखा। वह इस नश्वर की चिंता पर टिप्पणी करना चाहता था, लेकिन उसने मान लिया कि नश्वर ऐसा उसके दैवीय अद्भुतता के कारण कर रहा है। यह मूर्ख इंसान अंततः समझ गया कि मैं कितना महान हूं। मुझे खुशी है कि आखिरकार उसने महसूस किया कि मैं उसके कमजोर नश्वर अस्तित्व से कितना श्रेष्ठ हूं। लोकी ने अपने आप से सोचा और उसके चारों ओर आत्ममुग्धता का एक घेरा बन गया। आइए द ऑर्डर ऑफ द इटर्नल फ्लेम के विषय पर और बात करें। जैसा कि मैंने बार बार कहा है, यह संगठन ऐसा समूह है जो गॉड्स डोमेन के शीर्ष स्तरों को भी टक्कर देने वाला माना जाता है। लेकिन पर्दे के पीछे की पूरी कहानी यही नहीं है। लोकी के चेहरे पर एक उदासीन अभिव्यक्ति उभर आई, जैसे वह अतीत के लंबे समय को याद कर रहा हो। उसने फिर उस नाम का उल्लेख किया। अर्जुन के दिमाग में विचार घूमने लगे। गॉड्स डोमेन, ऐसा स्थान जिसे गॉड्स डोमेन कहा जाए, कितना भव्य होना चाहिए। मैं मानता हूं कि यह वही जगह है जहां लोकी और वह लाल दानव आए हैं, लेकिन जो मुझे उलझन में डाल रहा है वह यह है कि क्या वे वहां पल्ले बढ़े हैं या उन्होंने वहां प्रवेश करने के लिए पर्याप्त शक्ति अर्जित की है। वह इस विषय पर विचार करने लगा, एक ऐसा विषय जिसे वह अपने आप से कभी नहीं समझ सकता था। कुछ सेकंड तक विचारों को इधर उधर घुमाने के बाद उसने हार मान ली और अपने चेहरे पर दृढ़ता लाते हुए अपनी जिज्ञासाओं को हल करने के लिए अधिक प्रत्यक्ष मार्ग अपनाया। लोकी, उसने सीधे पूछते हुए कहा,
ये गॉड्स डोमेन क्या है जिसका तुम बार बार जिक्र कर रहे हो? अर्जुन एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो घुमा फिराकर बात करता हो। चालाक देवता एक नश्वर द्वारा अचानक से टोके जाने पर थोड़ा चिढ़ गया। किसी देवता को सीधे उसके नाम से बुलाना तुम्हारी थोड़ी ज्यादती नहीं है क्या? उसने कहा, और उसकी आंखों में एक कपटी चमक फैलने लगी। अर्जुन लोकी के इस रवैये से थोड़ा हैरान था। उसने सोचा था कि सुनहरा विक्षिप्त लोकी बीच में रोके जाने पर बड़ा हंगामा खड़ा करेगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसके प्राथमिकताएं कहीं और केंद्रित थीं। इसीलिए हमारे नाम होते हैं ताकि उनका उपयोग किया जा सके, उसने खाली नजरों से जवाब दिया, जैसे वह किसी मूर्ख से बात कर रहा हो। लोकी की मुस्कान अर्जुन के आवाज में छिपे स्पष्ट व्यंग्य के कारण थोड़ा खिंच गई। तुम सचमुच सबसे निर्भीक नश्वर हो जिससे मैं कभी मिला हूं। धन्यवाद। यह तारीफ नहीं थी। यह तय करना कि कोई बात तारीफ है या नहीं व्याख्या पर निर्भर करता है। लोकी चुप रह गया। तुम सच में कुछ और ही हो, उसने थके हुए लहजे में कहा। यह नश्वर संभालना इतना कठिन था कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी पत्थर से बात कर रहा हो। धन्यवाद, जवाब तुरंत आया। छोड़ो। लोकी को लगने लगा कि वह इन सब चीजों के लिए अब बूढ़ा हो रहा है। वह बस इस बातचीत को खत्म करना चाहता था, इसलिए उसने अनिच्छा से अर्जुन के सवालों का जवाब देना शुरू किया। तुम्हारे सवाल का जवाब यह है कि गॉड्स डोमेन एक उच्चतर अस्तित्व का स्तर है जिस पर हम रहते हैं। यह ज्ञात अस्तित्व के सबसे ऊंचे स्तर पर स्थित है। जैसे ही लोकी के शब्द बाहर निकले, अर्जुन की रुचि तुरंत चरम पर पहुंच गई। लेकिन उसे जो अगला जवाब मिला वह उसकी उम्मीदों को पूरी तरह से तोड़ने वाला था। अब इससे अधिक जानकारी तुम्हारे वर्तमान स्तर के लिए अप्रासंगिक है। तुम अभी इतने कमजोर हो कि यदि मैंने तुम्हें और जानकारी दी तो यह तुम्हारे विनाश का कारण बन सकता है। लोकी की सपाट आवाज गूंजी। लोकी की गंभीर आवाज ने अर्जुन की उम्मीदों को पूरी तरह से चूर कर दिया। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसने उम्मीदें लगा ली थीं और वे जैसे ही फूटी थीं उन्हें चूर कर दिया गया। मुझे वह निराश चेहरा मत दिखाओ। मैं तुम्हें एक और बात बता सकता हूं जो मुझे लगता है कि तुमको बहुत रुचिकर लगेगी, और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि यह तुम्हारी निराशा का पूरी तरह से प्रतिकार करेगा। लोकी का शातिर रूप पूरी तरह से उस समय सामने आया जब उसने अर्जुन के परेशान चेहरे को देखा। हालांकि यह जल्दी ही गायब हो गया जब उसने महसूस किया कि उसे इस चर्चा को जल्दी खत्म करना चाहिए। लोकी स्वभाव से एक चालाक और शरारती देवता था, और यह स्वाभाविक गुण उसे उसकी मां फ्रेया और पिता ओडिन से नहीं बल्कि उसकी परवरिश से मिला था। फिर भी यह एक और समय की बात थी, क्योंकि अब वे सचमुच समय के दबाव में थे। अर्जुन के दिल में थोड़ी सी उम्मीद का संचार हुआ, क्योंकि उसे लगा कि यह सुनहरा बाल वाला शरारती देवता उसे फिर से हताश नहीं करेगा, है ना? वह यह नहीं नकारेगा कि उसे बार बार निराश होने के बाद मानवता पर अपना विश्वास पूरी तरह से खो चुका था। लेकिन सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश लोकी कोई इंसान नहीं था। यह अर्जुन के लिए अद्भुत या भयंकर चीजों का संकेत हो सकता था। चालाक देवता ने गिरते हुए मानव के उतार चढ़ाव को महसूस किया, और वह उसे और अधिक तंग करने का मन बना रहा था, बदला लेने के लिए, उसके पहले के बेतुके बयान के लिए। वह सच में चाहता था कि वह इंसान के साथ कुछ करे, उसकी बेवकूफी के लिए। हालांकि उसे यह पता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं था। घड़ी टिक रही है और हमारा समय खत्म हो रहा है अर्जुन। तुम्हें अगली जानकारी जाननी होगी, इससे पहले कि तुम्हें तुम्हारी इच्छा के खिलाफ इस जगह से बलात्कारी रूप से बाहर निकाला जाए। लोकी की हल्की शरारती हंसी के स्थान पर गंभीरता का एक एहसास वातावरण में फैल गया। अर्जुन हैरान था कि सुनहरे बाल वाले शरारती देवता के स्वभाव में अचानक इतना बदलाव आ गया। हालांकि उसने जान लिया था कि यह खेलने का वक्त नहीं था। लोकी की आभा से यह स्पष्ट था कि वह उसके साथ मजाक नहीं कर रहा था। उसका मतलब क्या है कि मुझे मेरी इच्छा के खिलाफ इस जगह से बाहर निकाला जाएगा? उसने उलझन के साथ अपने आप से सोचा। मुझे पता है कि तुम जानने के लिए उत्सुक हो कि मैं तुम्हारी इस जगह से मुक्ति के बारे में क्या कह रहा हूं, लेकिन इसे समझाने में बहुत समय लगेगा।
फिलहाल तुम्हें बस यह जानना चाहिए कि तुम पहले ही यहां अपनी मौजूदगी को ज्यादा बढ़ा चुके हो, और अगर तुम यहां ज्यादा देर रुकोगे तो इस पॉकेट डायमेंशन की सुरक्षा प्रणालियां सक्रिय हो जाएंगी। इसके अलावा अगर तुम यह सोच रहे हो कि क्या तुम इस पॉकेट डायमेंशन के हमले से बच पाओगे, तो अब इस बेकार सोच में ना पड़ो। जब यह प्रक्रिया शुरू होगी तो तुम मर जाओगे। मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है, यही एक अडिग सच है, लोकी ने गंभीर स्वर में कहा। वह 99% समय एक बड़े मजाकिया व्यक्ति हो सकते थे, लेकिन यह उन समयों में से एक नहीं था। वह इस नाजुक विषय पर जितना गंभीर हो सकते थे उतना गंभीर थे। अर्जुन ने भी यह समझ लिया और लोकी सही था। वह इस रहस्यमय डायमेंशन के हमलों से बचने के बारे में सोच रहा था, और उसे अपनी पुष्टि मिल गई। यह तो तय था। पहले मैं तुम्हें यह समझाता हूं कि मैं और थॉर यहां क्यों हैं। अर्जुन ने आखिरकार उस बड़े लाल विशालकाय का नाम सीखा, और वह थोड़ा हैरान हुआ कि दोनों का नाम नॉर्स देवताओं पर रखा गया था। जब उसने लोकी का नाम सुना था तो उसका पहला स्वाभाविक अनुमान यह था कि यह बस एक संयोग था कि उसका नाम नॉर्स मिथोलॉजी के शातिर देवता से मिलता था। लेकिन अब वह पूरी तरह से यकीन कर चुका था कि लोकी और थोर की पृष्ठभूमि में कुछ और है जो सामने नहीं लाया गया था। क्या वे असल में वही हैं जैसे नॉर्स मिथोलॉजी में असली देवता होते हैं? क्या वे वही हैं जिन पर थोर और लोकी की कहानियां आधारित थीं? या फिर मैं बस अपनी सोच में थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ रहा हूं? अर्जुन के मन में विचारों का तूफान चल रहा था। उसे यह मानना मुश्किल हो रहा था कि वह सुनहरे और लाल रंग के लोग सच में नॉर्स देवता हो सकते हैं, या फिर उनके किसी अलग रूप हो सकते हैं। लेकिन उसकी सोच को तुरंत ही लोकी की गंभीर आवाज ने तोड़ दिया। उसने अपनी ध्यान भटकी हुई सोच से बाहर निकलकर अपने ध्यान को फिर से सुनहरे बाल वाले शरारती देवता के चल रहे मोनोलॉग पर केंद्रित किया। हम ऐसे होते हैं जैसे चौकीदार, जो इस पॉकेट डायमेंशन के भीतर जो कुछ भी घटित होता है उस पर निगाह रखते हैं, या फिर उस समुद्री डायमेंशन पर जो नीचे स्थित है। मैं और थॉर इस समय अपनी ड्यूटी पर हैं। यही वजह है कि हम यहां हैं। हम लाखों सालों से अपनी ड्यूटी पर हैं, और हम लाखों साल और यहां निगरानी बनाए रखेंगे। तुम शायद ये सोच रहे होंगे कि हम जैसे श्रेष्ठ प्राणियों को, और शायद मेरे उस ब्लॉक हेड भाई को, हम जैसे प्राणियों को एक पुरानी और निरर्थक डायमेंशन में क्यों तैनात किया गया है जो शून्य की अनंतता के बीच भटकता है, उसने घमंडी मुस्कान के साथ कहा। और तुम ठीक ही सोच रहे हो कि यह स्थिति इस प्रकार की हो सकती है। हम यहां इसीलिए हैं क्योंकि यह बस हमारी बारी थी कि हम बाउंडलेस रेस्टोरेशन की निगरानी करें। बाउंडलेस रेस्टोरेशन? तुम कह रहे हो कि अस्तित्व के शिखर के पास पहुंचने वाले दो प्राणियों को एक बेजान, खाली डायमेंशन में लाखों सालों तक इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि यह एक साधारण तकनीक है? अर्जुन इस नए खुलासे से थोड़ा चकित हो गया। मेरे समझ से परे कुछ ऐसी बात जरूर है जो उस सरल फिर भी जटिल चिकित्सा पुस्तक में छुपी हुई है। एक पुस्तक जो वर्तमान में मेरे दांतियान स्थान के पास स्थित है। उसने गहरी सोच में डूबते हुए उस सरल लेकिन रहस्यमय पुस्तक को ध्यान से देखा, जो अब वह धीरे धीरे खोलने की कोशिश कर रहा था। एक पुस्तक जिसके ऊपर एक मजेदार मुर्गा बना हुआ था, एक मुर्गा जिसके रहस्यों को वह अब धीरे धीरे समझने लगा था। लोकी के शब्दों ने अर्जुन की रुचि को जगाया, लेकिन जैसे ही लोकी ने अगला धक्का दिया, उसकी उत्तेजना चूर हो गई। दुर्भाग्यवश तुम्हें अभी बस इतना ही जानने की जरूरत है। तुम अभी उतने मजबूत नहीं हो कि और ज्यादा सहन कर सको। अगर मैं और ज्यादा बताऊं तो यह तुम्हारे लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। लोकी की आवाज ठंडी और सपाट थी। वह जब ऐसे शब्द कहता था तो वह उसके साथ मजाक नहीं कर रहा था। वह सच में जो कह रहा था वही था, और यह लगभग तय था कि अगर उसने और कुछ बताया तो अर्जुन की मौत निश्चित थी। ऐसी बातें होती हैं जो विशाल और विस्तृत ब्रह्मांड में ऐसी होती हैं जिन्हें कभी भी किसी को नहीं बताया जा सकता। यह उन्हीं में से एक थी। लोकी की गंभीर आवाज ने अर्जुन की उम्मीदों को पूरी तरह से चूर कर दिया। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसने उम्मीदें लगा ली थीं, और वे जैसे ही फूटी थीं उन्हें चूर कर दिया गया। मुझे वह निराश चेहरा मत दिखाओ। मैं तुम्हें एक और बात बता सकता हूं।
जो मुझे लगता है कि तुमको बहुत रुचिकर लगेगी। लोकी का शातिर रूप पूरी तरह से उस समय सामने आया जब उसने अर्जुन के परेशान चेहरे को देखा। हालांकि यह जल्दी ही गायब हो गया जब उसने महसूस किया कि उसे इस चर्चा को जल्दी खत्म करना चाहिए। अर्जुन के दिल में थोड़ी सी उम्मीद का संचार हुआ, क्योंकि उसे लगा कि यह सुनहरा बाल वाला शरारती देवता उसे फिर से हताश नहीं करेगा, है ना? ... उसने अपनी निराशा को छुपाते हुए सोचा। कई बार निराश होने के बाद उसकी मानवता पर विश्वास पूरी तरह से खत्म हो चुका था, लेकिन सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश लोकी इंसान नहीं था। चालाक देवता ने गिरते हुए मानव के उतार चढ़ाव को महसूस किया और वह उसे और अधिक तंग करने का मन बना रहा था, बदला लेने के लिए, उसके पहले के बेतुके बयान के लिए। हालांकि उसे यह पता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं था। समय तेजी से खत्म हो रहा है और हम समय से बाहर होते जा रहे हैं। अर्जुन, तुम्हें अगली जानकारी जाननी होगी इससे पहले कि तुम्हें इस जगह से तुम्हारी इच्छा के खिलाफ मजबूरी से निकाल लिया जाए। लोकी की आवाज में गंभीरता घुल गई और उसका हल्का फुल्का चेहरा तुरंत गंभीर रूप में बदल गया। अर्जुन इस बदलाव से चकित था, लेकिन उसने महसूस किया कि यह खेल का समय नहीं था। लोकी का आभा यह संकेत दे रहा था कि वह उसके साथ मजाक नहीं कर रहा था। वह मेरे इस जगह से निकालने के बारे में क्या मतलब कह रहा है? उसने उलझन में सोचा। मुझे पता है कि तुम जानने के लिए उत्सुक हो कि मैं तुम्हारी इस जगह से निकासी के बारे में क्या कह रहा हूं, लेकिन यह समझाने में बहुत समय लगेगा। फिलहाल तुम्हें बस इतना जानना चाहिए कि तुम पहले ही इस जगह पर बहुत ज्यादा समय बिता चुके हो, और अगर तुम यहां ज्यादा समय तक रहोगे तो इस पॉकेट डायमेंशन की रक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाएगी। और अगर तुम यह सोच रहे हो कि क्या तुम इस पॉकेट डायमेंशन से होने वाली बमबारी से बच सकते हो, तो अब उस निरर्थक विषय पर समय बर्बाद मत करो, क्योंकि जैसे ही सक्रियण प्रक्रिया पूरी होगी तुम मर जाओगे। इस बात में कोई संदेह नहीं है, लोकी ने गंभीर आवाज में कहा। वह 99% समय मजाक करने वाला देवता हो सकता था, लेकिन यह उन समयों में से नहीं था। वह इस गंभीर विषय पर और ज्यादा गंभीरता से बात नहीं कर सकता था। अर्जुन ने भी यह महसूस किया, और लोकी सही था जब उसने इस रहस्यमय डायमेंशन के हमलों से बचने के बारे में सोचना बताया था, और उसे अपनी पुष्टि मिल गई। इसमें कोई संदेह नहीं। पहले तो मैं तुम्हें यह बताता हूं कि मैं और थोर यहां क्या कर रहे हैं। अर्जुन ने आखिरकार उस बड़े लाल दैत्य का नाम जाना। वह थोड़े चकित हो गए थे, क्योंकि दोनों का नाम नॉर्स देवताओं पर आधारित था। जब उन्होंने लोकी का नाम सुना तो उनका पहला स्वाभाविक अनुमान यही था कि यह सिर्फ एक संयोग था कि उसका नाम नॉर्स मिथोलॉजी के चालाक देवता के समान था। लेकिन अब वह इस बात से पूरी तरह आश्वस्त था कि लोकी और थॉर की पृष्ठभूमि में कुछ ऐसा था जो दिखाई नहीं देता। क्या वे असली देवता हैं? क्या वे नॉर्स मिथोलॉजी के असली पात्र हैं? क्या वे वही हैं जिन पर थॉर और लोकी की कहानियां आधारित हैं? या मैं बस थोड़ा ज्यादा सोचकर खुद को भ्रमित कर रहा हूं? अर्जुन के मन में विचारों का तूफान मचल रहा था। उसे यह मानना असंभव लग रहा था कि वह गोरा और लाल रंग के परजीवी वास्तव में असली नॉर्स देवता हो सकते हैं, या फिर उनके कुछ विचित्र रूप हो सकते हैं। हालांकि उसके विचारों को जल्दी ही लोकी की गंभीर आवाज ने विघटित किया। उसने अपने ख्यालों से बाहर आकर फिर से गोरे परजीवी के भाषण पर ध्यान केंद्रित किया। हम कुछ वैसे ही हैं जैसे उन कुत्तों की निगरानी करने वाले प्रहरी, जो इस पॉकेट डायमेंशन के भीतर होने वाली हर चीज पर नजर रखते हैं, या समुद्र डायमेंशन जो नीचे है। मैं और थॉर फिलहाल अपनी शिफ्ट पर हैं, इसलिए हम यहां हैं। हम लाखों सालों से शिफ्ट पर हैं, और हम यहां लाखों सालों तक नजर रखते रहेंगे। तुम शायद सोच रहे होंगे कि मेरे जैसे श्रेष्ठ प्राणी और मेरा वह ब्लॉकहेड भाई, हम जैसे प्राणी को ऐसी किसी बेमूरत डायमेंशन में क्यों तैनात किया गया है जो शून्य के बीच घूमता रहता है? उसने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा। और तुम ठीक सोच रहे हो कि यह स्थिति वास्तविकता में कैसे हो सकती है। हम यहां इसलिए हैं क्योंकि यह हमारी बारी थी बाउंडलेस रिस्टोरेशन पर नजर रखने की।
बाउंडलेस रिस्टोरेशन? तुम मुझे यह बता रहे हो कि दो प्राणी जो अस्तित्व के शिखर के पास हैं, उन्हें एक बेमियादी खाली डायमेंशन में लाखों सालों तक छोड़ दिया जाता है, सिर्फ एक साधारण तकनीक की वजह से? अर्जुन इस नई जानकारी से काफी उलझन में था। मुझे लगता है कि इस साधारण लेकिन जटिल उपचार पुस्तक के पन्नों में कुछ ऐसा छिपा हुआ है जिसे मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूं। एक किताब जो अब मेरे दांतियान क्षेत्र के पास रखी हुई है। उसने गहरे चिंतन में प्रवेश किया और उसने ध्यान से उस साधारण लेकिन रहस्यमय पुस्तक का निरीक्षण किया जो उसके अंदर थी। एक किताब जिसके ऊपर एक मजेदार मुर्गा बना हुआ था, एक मुर्गा जिसे वह अभी अभी उसके रहस्यों को उजागर करना शुरू कर रहा था। हेलो दोस्तों, आज के एपिसोड यहीं तक है। आगे के एपिसोड कल आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।